नमस्ते सभी बच्चे को आज हम चंद्रशेखर आजाद में से निकलते हुए एक एक वाक्य के प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न, 2-3 वाक्यों के प्रश्न और सविस्तर प्रश्नों के उत्तर, किस परिच्छेद में से कौन सा व्याकरण का प्रश्न निकलता है, एक वाक्य का प्रश्न निकलता है, इसके साथ चर्चा करते हुए आज हम चंद्रशेखर एकम को आगे बढ़ाते हैं। तो सब बच्चे पहले अपनी किताब निकाले, किताब निकाल कर बैठे और मैं जो भी प्रश्न जिन परिच्छेद में से निकलता है वो बताओ, वो परिच्छेद में ये प्रश्न के उत्तर के नीचे अंडरलाइन करें और ये प्रश्न लिखें कि कौन से परिच्छेद में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा व्याकरण का है, कौन सा एक वाक्य का है, कौन सा 2 वाक्य का है, या तो सविस्तर प्रश्न कैसे लिखा जाता है, ये सब मैं सिखाऊंगा। तो सभी बच्चे किताब निकाले, चंद्रशेखर आजाद एकम 4। चलो तैयार हो जाए सब। ओके, तो हम चले किताब में देखें तो सभी छात्र, चंद्रशेखर आजाद, सद्गुरु शरण अवस्थी। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी है। चंद्रशेखर को स्वर्गीय कहते हुए मन कछोड़ता है। आज उनकी याद आई है। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है, स्मृति का बोझा का यह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोचे और देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते हैं और बढ़ते हैं। इसमें से देखें तो कौन सा प्रश्न, शरीर पर लगे हुए घाव और देह पर लगे हुए घाव कैसे भरते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो देह पर लगे हुए घाव समय के सहारे भरते हैं। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ठीक हो पाता है। जो मन पर कोई सदमा पहुंचा हो तो विस्मृति से ही वो चोट ठीक हो जाती है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और वैराग्य के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यदि संसार में विस्मृति स्वसिद्ध न हो तो लोग अपने अपने गांव को प्रतिदिन क्रोधते रहे और जीवन कोड़ की खाज हो जाए। ये पहले परिचित है। इसमें से 2 प्रश्न निकल सकते हैं कि स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है। तो स्मृति की तीव्रता है व्यथा की चरम सीमा भोगने के बाद प्राप्त होती है। तो स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है, तो व्यथा की चरम सीमा भोगने के बाद स्मृति की तीव्रता प्राप्त होती है। विस्मृति का वरदान कैसे प्राप्त होता है, तो विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और वैराग्य के अनुष्ठान से मिलता है। ये परिच्छेद में जो संतों का सत्संग और वैराग्य के अनुष्ठान से प्राप्त होता है, इसके नीचे अंडरलाइन करें। और ये कौन से प्रश्न का उत्तर है, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है। विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है, तो संतों के सत्संग और वैराग्य के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। पहला प्रश्न कौन सा था, स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है, तो व्यथा की चरम सीमा भोगने के बाद, व्यथा की चरम सीमा भोगने के बाद स्मृति की तीव्रता प्राप्त होती है। दूसरा परिच्छेद, क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्त में स्मृतियों की छाप लगती है और धुलती चलती है। धुले पाटल के भीतर से कुछ आकार जानकर रूपरेखा से परिचय कराया सकते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं,
चाहे स्वतः सिद्ध कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिश्राप भी हो सकते हैं। चाहे स्वतः सिद्ध कितने ही सुखपूर्ण हो, वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति के समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। प्रश्न इसमें से कौन सा आएगा? लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? तो लेखक ने वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां जो जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है, इन्हें धन्य माना है। लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? तो इन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है, उसे धन्य माना है। एक इनके नीचे अंडरलाइन करें तो वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। इनके नीचे अंडरलाइन करें। कौन से प्रश्न का उत्तर है? लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? आगे, चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी घटना और ऐसी परिस्थिति थे, उनकी स्मृति मन का पुण्य है। लेखक किसे मन का पुण्य मानते हैं? लेखक किसे मन का पुण्य मानते हैं? तो चंद्रशेखर की स्मृति को, चंद्रशेखर आजाद की स्मृति को मन का पुण्य मानते हैं। आगे के परिच्छेद में मेरी न जाने कितनी बार उससे भेंट हुई होगी। लेखक और चंद्रशेखर अनेक बार मिले थे। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। लेखक सद्गुरु चरण अवस्थी के छोटे भाई के मित्र थे, इसीलिए हर वक्त जब पर मिलते तो भैया कहकर ही बुलाते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा मेरे लिए प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। बड़े भाई का सम्मान दिया है। जब भी रेल स्टेशन पर मिले हो, सड़क पर मिले हो, किसी के घर पर मिले हो, तो सभी जगह उन्होंने बड़े भैया जैसा ही सम्मान दिया है। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य की बड़े गोप्य होते हैं। प्रश्न आएगा कि क्रांतिकारी लोगों की क्या विशेषता है? कौन सा प्रश्न आएगा? क्रांतिकारी लोगों की क्या विशेषता है? तो क्रांतिकारी लोगों की यह विशेषता है कि क्रांतिकारी लोग है ये वचन के बड़े कृपण, यानी कि मृदु भाषा बोलते हैं। वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के गोप्य होते। मंतव्य यानी कि अपने मन की बात हो वो किसी को बताते नहीं है। तो क्रांतिकारी लोगों की क्या विशेषता है? तो क्रांतिकारी लोगों की यही विशेषता है कि वे बड़े वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। याद रह गया? कौन से प्रश्न का उत्तर है? इसके नीचे अंडरलाइन करें तो क्रांतिकारी लोगों की क्या विशेषता है? तो क्रांतिकारी लोगों की यही विशेषता है कि क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के गोप्य होते हैं, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। लेकिन चंद्रशेखर ने उसके लेखक के छोटे भाई के मित्र होने के कारण, पूरा भरोसा होने के कारण, यकीन होने के कारण ये सभी बात
लेखक को बताई देते थे। उन्हें भय बिल्कुल न था। वे निश्चित थे कि वे जीते जी किसी के हाथ नहीं आ सकते। चंद्रशेखर को विश्वास था, भरोसा था कि वो जब तक जिंदा है तब तक अंग्रेज हुकूमत के हाथ में नहीं आएंगे, जीते जी किसी के हाथों में नहीं आएंगे। उनको ये पूरा भरोसा था। कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उन्हें हमेशा निश्चित रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता को कोई आपत्ति न आ सके। तो चंद्रशेखर आजाद को किन पर पूरा भरोसा था? तो अपने कटिबंध पर लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल, कटिबंध पर लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर लटकती हुई या तो कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर पूरा भरोसा था। प्रश्न आएगा, आईएमपी प्रश्न है, चंद्रशेखर को किन पर पूरा भरोसा था? तो चंद्रशेखर को अपने कटिबंध पर लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर पूरा भरोसा था। इस परिच्छेद में 2 प्रश्न है। क्रांतिकारी लोगों की क्या विशेषता है और चंद्रशेखर को किन पर भरोसा था? इन दोनों शब्दों के नीचे अंडरलाइन करें तो क्रांतिकारी लोगों की क्या विशेषता थी कि वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के गोप्य होते हैं। चंद्रशेखर को किन पर भरोसा था? तो चंद्रशेखर को अपने कटिबंध पर लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी कारतूस की पेटी पर पूरा भरोसा था। उनके नीचे अंडरलाइन करें। अगले परिच्छेद में उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा। लंबे अरसे तक गांधी जी की अहिंसा की बात पर ये निस्सार है, ये कुछ इसका मतलब नहीं है, ये बातें लेखक को कई बार समझाई होगी और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी। और लेखक ने जो चंद्रशेखर की जो हिंसा वाली, एक को गिराए तो 4 गिराना, ईंट का जब पत्थर से देना, ये हिंसा वाली पद्धति की खुलकर लेखक ने बुराई की थी। पर हम दोनों में पारस्परिक आदर बढ़ता ही करा, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था, इसलिए पारस्परिक जो आदर है वो बढ़ता ही जाता था। क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में जितना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम लिया करते थे। इतना व्यक्तित्व प्रभावशाली था कि किसी के पास भी काम निकालना हो तो वो उनसे काम लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में अपने को गौरवान्वित का अनुभव करता था। क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य मेरे परिचय के अंतराल में ही हुए। लेखक के परिचय के अंतराल में क्रांतिकारियों के कई विस्फोट हुए। कई रेल स्टेशन पर धमाके किए, कई डाकघर में धमाके किए। तो ये विस्फोट कार्य उनके परिचय में ही हुआ था, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। ये कब किया, क्यों किया, उन पर बातें करना लेखक उचित मानते नहीं थे। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे और जो भी करना हो वो लेखक को थोड़ा बहुत कुछ संकेत देते रहते थे। मेरी मुद्रा में उनका अनुमोदन न देकर प्रसंग टल जाया करता था। उनका शरीर शक्ति का पुंज था, शक्ति का भंडार था। उनका शरीर शक्ति का भंडार था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। उनकी स्फीत सिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था। उनकी युवानी में, उनकी धमनियों में उष्ण रक्त बहता था, जोश था, युवानी का जोश था। उनके बदन में गर्म लहू का
संचार था। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। कार्यों की शोभा मुखरता, कभी किसी को कहते नहीं थे कि मैंने इतना काम किया, ये किया, और सब मौन ही रहते थे और उनके कार्य ही बता देते थे कि उसने क्या काम किया। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा, कितने रूपों में, अनेक अनेक, क्योंकि अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे, अंग्रेज सरकार उनके पीछे लगी हुई थी, तो बहुरूपियों की तरह बार बार वेश बदलना पड़ता था। तो कई रूपों में लेखक ने चंद्रशेखर आजाद को देखा था। तो देखे तो कौन कौन से रूपों में देखा था? तो कलगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वैसे ही खिलते थे। पंजाबी परिधान में भी अच्छे लगते थे, बंगाली परिधान में भी अच्छे लगते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे। साधारण तौर पर खुले गले का कोट और कछोटा लगाते रहते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है, सूट पहना हुआ और टोपी लगाई हुई हैट में भी देखा है। पूरे पंजाबी परिधान में भी हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। सभी प्रकार के वस्त्रों में वो सुंदर ही दिखाई देते थे। बड़ा प्रश्न आएगा कि चंद्रशेखर आजाद किन किन वस्त्रों में खिलते थे? चंद्रशेखर आजाद किन किन वस्त्रों में खिलते थे? तो कलगीदार पंजाबी पगड़ी, ढीले सलवार, दूसरा बंगाली धोती और कुर्ते में भी, और खुले गले का कोट और कछोटे में भी, सूट और हैट में भी, और पूरे पंजाबी परिधान में भी सुंदर ही दिखाई देते थे। इस प्रकार अनेक परिधान में चंद्रशेखर खिल उठते थे। ये सब चीजें कलगीदार पंजाबी पगड़ी, इनके नीचे अंडरलाइन करें। पंजाब बंगाली धोती, खुले गले का कोट, सूट और हैट, पंजाबी परिधान, है सब के नीचे अंडरलाइन करें। प्रश्न का नाम क्या है? प्रश्न का नाम है कि चंद्रशेखर आजाद किन वस्त्रों में खिलते थे। यह प्रश्न का उत्तर यही है, इनके नीचे अंडरलाइन करें। आगे के परिच्छेद में देखें कि कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सुंदर कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। धड़ाधड़ गोले की बौछार करने वाला चंद्रशेखर का मन भी मक्खन जैसा कोमल था। ये लेखक ने परखा है, देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उनके जो उष्ण रक्त बहता था, काम करने में जो उग्रता थी, उनका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था कि और भारत को स्वतंत्र करने वाली बलवंती आकांक्षा थी। तो कुछ भी हो जाए लेकिन अपने देश को वो आजाद कराए, ये स्वतंत्र कराने की बलवंती आकांक्षा थी। उनके साहस में ध्वंस की सूचना थी, और जो भी हो ध्वंस हो जाए, नष्ट कर देंगे, यही उनके साहस दिखाई देता था। उनका आलंबन विदेशियों के पशु बल की अक्कड़ थी। वो कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं थे। ये पशु बल जैसा व्यवहार करते थे, उनके सामने कभी झुके नहीं थे। अपने देश के निरीह प्राणियों की क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे। चंद्रशेखर आजाद जो काम करते थे, इसमें अंग्रेजों के साथ चापलूसी करने वाले, अंग्रेजों के साथ साथ कई लोग मारे भी जाते थे। वो अपने देश के थे, लेकिन जो अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले थे वो नष्ट हो जाते थे क्रांति के मार्ग में। तो वो उन्हें उनके प्रति सहानुभूति भी थी। ये नासमझ है, नादान है, तो उनके लिए अपार सहानुभूति और सलगती आंसू थे। उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। प्रश्न आएगा कि चंद्रशेखर की कार्य पद्धति कैसी थी? चंद्रशेखर की कार्य पद्धति कैसी थी? तो चंद्रशेखर की कार्य पद्धति दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। चंद्रशेखर की कार्य पद्धति कैसी थी? तो दया का
दूसरा नाम दया का, दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति। जो उसने दया रख दी तो ये लोग हमें कायर समझेंगे, और जो क्षमा कर दिया तो हर एक दिन हमारे सामने वो जरूर आपत्ति बन के आएगा। इसलिए कोई भी पकड़े गए अंग्रेज को वो छोड़ते नहीं थे। मेरे जैसे उद्दांत वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्ति को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी कार्य पद्धति सीमाहीन है। अगले परिच्छेद में, जो परिच्छेद का जो प्रश्न कौन सा निकला आपने देखा कि चंद्रशेखर की कार्य पद्धति कैसी थी? तो दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति मानते थे। ये उनकी कार्य पद्धति थी। ओके, इनके नीचे अंडरलाइन करें। क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति, उनके नीचे अंडरलाइन करें। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। ईश्वर है, धर्म है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उनके लिए उनके पास कोई समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाकविलास समझते थे। घर बैठे रहे जो कुछ नहीं कर रहे, ऐसे लोगों का वाणी विलास समझते थे। मैं कह नहीं सकता था कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यता है, पर निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता के मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यब्रूता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले वो उनके प्रतिकूल थे। तो चंद्रशेखर किसके प्रतिकूल थे? जो वाणी विलास की मान्यताएं, हिचक, शैथिल्य, कार्यविरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद के अवसर के वो प्रतिकूल थे। आगे का प्रश्न है, परिच्छेद है। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनिकार थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के बड़े बड़े पोषक थे। प्रश्न आएगा, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के पोषक थे। आप उसके नीचे अंडरलाइन करें, जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता। इन सब शब्दों के नीचे अंडरलाइन करें। किन प्रश्न का उत्तर है? चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? कोई यह विश्वास ही नहीं कर सकता कि इतनी हत्याओं को बेध धड़क कर डालने वाले का हाथ के स्पर्श इतनी कोमल और नागरिक हो सकते हैं। कई लोगों को मार गिराने वाला आदमी के हाथ इतनी कोमल हो सकते हैं, ऐसा तो कोई भी मान नहीं सकता था, लेकिन लेखक ने उसे ठीक से पहचाना है और परखा है। आगे, मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूं तब भी उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही है। इन एकम को लिख रहा हूं तो उसका चेहरा मेरे सामने प्रस्थापित हो जाता है। मैं इन पंक्तियों को लिख रहा हूं तब भी उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही है। कितनी अधिक व्यक्तियों को उनकी ममता की बड़े जड़ें जमी है। आज उनके उन्मिलन होने के बाद ज्ञात हो रहा है कि राजनीतिक चाहे उन्हें सराहे स्वतंत्र प्राप्ति का अग्रदूत समझकर प्रतिमा बनाकर अर्चना करें। राजनीतिक लोग है, चंद्रशेखर के बारे में क्या करेंगे? तो उसकी प्रतिमा बनाकर उनकी अर्चना करें, स्वतंत्रता का अग्रदूत माने। ये राजनीतिक लोग कर सकते हैं। इतिहासकार क्या कर सकते हैं? तो इतिहासकार अपनी पुस्तकों को
को उनकी प्रशंसा से सजाए, उनको महत्वपूर्ण का निर्णय करे। ठीक है, इतिहासकार क्या करेंगे? उनकी प्रशंसा को सजाएंगे और महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। साहित्य उन पर उपन्यास, कहानियां, काव्य की रचना करके उसको अमर बना दे। तो साहित्यकार क्या करेंगे? तो उसके पर उपन्यास लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे, काव्य की रचना करेंगे और उनको अमर बना देंगे। प्रश्न आएगा, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो साहित्यकार है चंद्रशेखर आजाद को उपन्यास, कहानियां और काव्यों की रचना करके अमर बना सकते हैं। कौन सा प्रश्न है? चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार है उपन्यास, कहानियां और काव्य की रचना करके अमर बना सकते हैं। पहले कौन सी बात आई? राजनीतिक के वालों की बात आई, इतिहासकार की बात आई, तीसरी साहित्यकार की बात आई और चौथी है संपादक गण। संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियां लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे। संपादक गण चंद्रशेखर के बारे में क्या करेंगे? उन पर लेख लिखेंगे, उन पर टिप्पणियां लिखेंगे, आदि करेंगे। परंतु मेरे ऐसे अलग दिखने वाले किंतु निकट का अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतह खींचने के आंतरिक कर ही क्या सकते हैं? सफेद कागज पर लिखावट के सिवा हम लोग क्या कर सकते हैं? इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उनकी स्मृति तक पहुंचने के लिए उनकी स्मृति को आज इन पंक्तियां अर्पित है। ठीक है, धन्यवाद है कि चंद्रशेखर आजाद को ये शब्दों के द्वारा उसको श्रद्धांजलि दी है। छोटे मोटे प्रश्न हम हमारे पढ़ाए, इसमें से आप कितने प्रश्न समझ में आए वो बात आपको ध्यान में रखना है कि आपकी समझ में कितने प्रश्न आए हैं। हृदय की चोट कैसे ठीक होती है? वैकल्पिक प्रश्न देखें, हृदय की चोट कैसे ठीक होती है? आपने जो पढ़ा है, ठीक से सुना है, तो आप बता सकते हैं कि हृदय की चोट कैसे ठीक होती है? बोले तो, हृदय की चोट कैसे ठीक होती है? तो दवाई से, स्मृति से, विस्मृति से, के वरदान से। तो सी, विस्मृति से ठीक होती है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? भैया, भाई साहब, बड़े भाई कहकर या तो दादा कहकर। तो चंद्रशेखर आजाद है ये क्या कहकर बुलाते थे? तो भैया कहकर बुलाते थे। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया है? तो नारियल के समान कठोर, फूल के समान कोमल, मक्खन सुदर्श कोमल, के पत्थर के समान कठोर। तो उसका मन कैसा था? तो मक्खन सुदर्श कोमल था। आगे का प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? सहानुभूति, कायरता, साहस या वीरता? तो चंद्रशेखर आजाद के मतानुसार आप देखें, क, ब, ख, ग जो है क्या है? दया का दूसरा नाम कायरता। आगे प्रश्न सुना था ना मैं। और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति। क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? तो वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के गोप्य होते हैं। पहला है ना, वचन के कृपण और मंतव्य के गोप्य होते हैं। ठीक है, एक एक वाक्य के उत्तर। स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? तो व्यथा की चरम सीमा भोगने के बाद, व्यथा की चरम सीमा भोगने के बाद स्मृति की तीव्रता प्राप्त होती है। विस्मृति का वरदान कैसे प्राप्त होता है? तो विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग
और वैराग्य के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। लेखक किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? तो लेखक ने वे व्यक्ति, वो घटनाएं, वो परिस्थितियां को धन्य माना जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है, उन्हें धन्य माना है। चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो उपन्यास, कहानियां और काव्य लिखकर चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार अमर बना सकते हैं। दो, शरीर पर लगी चोट और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? तो शरीर पर लगी चोट है वो समय के सहारे सूखती है, और हृदय पर लगी चोट है वो विस्मृति से ठीक होती है। सभी प्रश्न है, लेखक कब अपने आप को गर्वान्वित अनुभव करते हैं? तो उसके चंद्रशेखर के बारे में लिखते हैं तब अपने आप को गर्वान्वित अनुभव करते हैं। सब प्रश्न है आप किताब में देखकर, ढूंढकर, और बड़े प्रश्न है चंद्रशेखर की क्या विशेषता है, ये सब चारित्रिक विशेषता दो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में मैंने समझाया है। ये इसमें बड़े प्रश्न में चंद्रशेखर आजाद किन वस्त्रों में खिलते हैं वो आईएमपी प्रश्न है, उन पर पूरा ध्यान दें और बार बार रटे। ठीक है, तो सभी छात्र सभी प्रश्नों को किताब में देखे, समझे और बार बार अभ्यास करें, और समझ में ना आए तो हमें फोन पर संपर्क करें, हम अवश्य आपको समझाएंगे। ओके, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।